स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माई सेल्फ पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो जैसे कि हमने जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़र से एक्सेस करवाने के लिए उसको मदद करता है, इंटरफेस का वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में बना हुआ है। तो पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग इसमें डिस्कस करेंगे आगे, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इट परफॉर्म्स मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल्स, प्रोसेसेस, मेमोरीज। मेन टास्क किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम देखेंगे तो वो क्या क्या करता है। फाइल मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन है। दस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। इसीलिए इसको रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो सारे रिसोर्सेज रहते हैं जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसेस, ठीक है, जो सीपीयू टाइम है, इन सब का वो यूटिलाइजेशन करता है, उसको मैनेज करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है किसी भी यूज़र और मशीन का। इसके बाद हम सबसे पहले वेरी बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं था तब जो सीरियल प्रोसेसिंग होती थी उसमें क्या होता था, तो उसमें क्या होता था कि एक जो मशीन लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग की जाती थी, जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, जिसमें बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता था। वो डायरेक्ट प्रोसेस किया जाता था। मतलब कोई भी टास्क आया, मीन्स जनरेट जो भी टास्क हमको वर्क कराना है उसको, उसके लिए प्रोग्रामिंग की, ठीक है, उस हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग किया और वो टास्क कंप्लीट हुआ और देन हमको जो भी रिजल्ट मिला, ठीक है। तो यही सीरियल प्रोसेसिंग होती है। द सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज विच परफॉर्म्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस इनटू अ सीक्वेंस मैनर, ठीक है। एक क्यू मैनेज होता है जिसमें कि 1 बाय 1 टास्क आते जाते हैं और एग्जीक्यूट होते जाते हैं। द इंस्ट्रक्शंस दोज आर गिवन बाय द यूजर विल बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग अ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। जो क्यू मैनर में जो है जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो वर्क होता है। ऑल द इंस्ट्रक्शन दोज आर इंटर्ड फर्स्ट इन द सिस्टम विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इन द इंस्ट्रक्शन। मतलब जो इंस्ट्रक्शन पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ये जो है सीक्वेंस मैनर में वर्क होता था। और इसमें क्या होता था, कोई भी इंटरनल आपका जो है इंटरफेस वर्क नहीं होता था। फॉर रनिंग द इंस्ट्रक्शंस द प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड विच इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। तो इन द प्रोग्राम, इसमें एक प्रोग्राम काउंटर वर्क करता था। क्या होता था, प्रोग्राम काउंटर जो होगा वो क्या करेगा, हमेशा प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट अभी भी यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाला है उसकी जानकारी प्रोग्राम काउंटर रखेगा। एक पॉइंटर होगा, ठीक है, जो कि पॉइंट करेगा हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन आने वाला है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टास्क, जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, हमने 11 बजे हमने एंट्री की, तो वो क्या करेंगे, सब जो भी 10 बजे से जो भी लोग आए हुए हैं, जिनको कुछ भी जो भी अपने ऑफिस का वर्क है, उस सभी की फाइल उसने बैच बना के, एक बंडल बना के रखा और क्या करेगा, वो 1 बाय 1 सबको कॉल करेगा। तो एक जो गार्ड क्या रहेगा, हमेशा नेक्स्ट नंबर किसका आने वाला है, नेक्स्ट टास्क किसका है ना, वो चीज़, वो गार्ड जो है नेक्स्ट पीपल जिसको भी टास्क कराना है वो उसमें उसको वो हमेशा बता देगा कि नेक्स्ट टर्म आपका है, नेक्स्ट बारी आपकी है। ये चीज़ होती है, यही टास्क होता है प्रोग्राम काउंटर का। तो एक प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है विच इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। In this program counter it will determine which instruction is going to execute, ठीक है। तो नेक्स्ट में कौन सा प्रोग्राम वर्क होने वाला है, ये चीज़ उसको पता होती थी। इसमें जो है पंच कार्ड आर यूज्ड फॉर दिस, इसमें एक पंच कार्ड यूज होता था। इसमें क्या होता था, ऑल द जॉब्स आर फर्स्टली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड ऑन द कार्ड। एक स्टोरेज डिवाइस टाइप पंच कार्ड यूज़ होता था जिसमें जो टास्क परफॉर्म होने वाले हैं उसको सभी को उस पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। एंड आफ्टर दैट कार्ड विल बी एंटर्ड इन द सिस्टम
एंड आफ्टर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। अब फिर क्या किया जाता था, उस कार्ड को वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता था। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट यूजर डजंट इंटरेक्ट विद द सिस्टम while he is working with the system, means user can't able to enter the data for execution। मतलब इसमें क्या होता था कि उसको यदि कि कुछ एक्सटर्नल डेटा यदि इंटरेक्ट करना है तो वो उस टाइम में एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। ठीक है, ये ड्रॉबैक था सीरियल प्रोसेसिंग का। इसके बाद क्या आया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट एक्चुअल स्टार्ट हुआ। इसमें क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इसमें एक इंटरफेस आया इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो यूज़र जो रहेगा डायरेक्ट कंप्यूटर से, डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट ना होकर के वो किससे इंटरेक्ट करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम से। देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। तो जो पंच कार्ड में सारे जो जॉब्स कलेक्ट करके रखते हैं, तो वहाँ पर एक ऑपरेटर क्या करता था, जो सिमिलर रिलेटेड टास्क हैं, जैसे कि सपोज कुछ एडिशन वाला प्रोग्राम्स है या एडिशन वाला टास्क है, उसका एक ग्रुप बना दिया। एक इनपुट आउटपुट वाला, जैसे मान लो सपोज हमको इनपुट लेना है, इनपुट डिवाइस है, तो उसका एक बैच बना दिया। तो इस तरीके से जो सिमिलर रिक्वायरमेंट के टास्क हैं उसका एक ग्रुप बनाते गया, इस ग्रुप को कहा गया बैच, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। ठीक है, तो इसमें जो है बस इसके और एग्जीक्यूशन सीरियल प्रोसेसिंग के जैसा ही होता है। फीफो वर्क करता है, जो जॉब पहले आएगा वो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें क्या जाता है, बैच के फॉर्म में जॉब जाते हैं। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता था, डायरेक्ट यूज़र जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता था, वो मशीन कोड के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था। बट जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट इंटरफेस आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। द यूज़र हैज़ टू सबमिट अ जॉब टू अ कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो जो ऑपरेटर क्या करेगा, उसको बैच में बनाएगा, और वो बैच जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। देन अ स्पेशल प्रोग्राम द मॉनिटर मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम इन द बैचेस। द मॉनिटर इज ऑलवेज इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो मॉनिटर क्या करेगा, वो मैनेज करेगा एग्जीक्यूशन का। नेक्स्ट इस तरीके से जो है ये बैच है। ठीक है, तो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 इस तरीके से। तो ये इसका ग्रुप बना, और ये यूज़र प्रोग्राम, दो एरिया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक यूज़र एरिया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेमोरी में रहेगा, और ये जो जॉब है वो ये यूज़र प्रोग्राम मेमोरी इस एरिया में जो है लोड होगा और वहाँ पर वर्क करेगा। और यहाँ पे देखिए जैसे जॉब आ रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सबमिट हो रहे हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फंक्शन कर रहा है जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, इन जॉब में से कलेक्ट करके ये एक बैच बनाते जा रहा है। ऐसे बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस बनाते हैं, और एक बैच के बाद दूसरा बैच, इस तरीके से वो सीपीयू में जाकर वर्क करता है, रन होता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया स्पूलिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पूलिंग मीन्स साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। तो इसमें क्या हुआ, बैचेस में भी एक थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ कि क्या हुआ कि जो पेरिफेरल मीन्स जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड टास्क हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यदि कोई बैच है उसमें सीपीयू से रिलेटेड टास्क भी है और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड भी टास्क है। तो इस स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट लाया ताकि क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट वाला टास्क पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट मीन्स जो स्पूलिंग जो क्या करेगा, हमेशा वो किसको मैनेज करेगा, इस डायग्राम में देखिए एक एडिशनल डिवाइस, ये जो डिस्क है ये मैनेज कर रहा है स्पूलिंग को। ठीक है, तो कार्ड रीडर से स्पूलिंग में डेटा जाएगा। कौन सा डेटा जाएगा इस डिस्क में, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। पेरिफेरल मीन्स आईओ से रिलेटेड जो भी टास्क है वो एक जगह में रहेगा, और ये फीफो मैनर में वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि रीड करना है तो रीड करेगा, और प्रिंटर से ये इंटरेक्ट करेगा, और ये मेमोरी से भी इंटरेक्ट करेगा, और इस तरीके से स्पूलिंग वर्क करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये बफरिंग, एक एक्स्ट्रा बफर यूज़ होता है जिसमें कि जो बैच का जो ओवरलोड है ये थोड़ा और कम होता है। स्पूलिंग अगेन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बफरिंग मैकेनिज्म है जिसमें कि जो है टेम्पररी यूज होता है प्रोग्राम और अ सिस्टम। डेटा इज सेंट टू द एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी और अदर वोलेटाइल स्टोरेज
until the program or computer requests it for execution. ठीक है, तो data is sent to and stored in memory and other volatile storage until the program or request it for execution. तो जब तक कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं होता तब तक कि वो एक स्टोरेज मेमोरी में स्टोर रहता है, वही स्पूलिंग है. नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या है. स्पूलिंग से जो होगा, इसका ये लार्ज बफर अलॉट करता है, तो इससे क्या होगा कि हमारे यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होगा. इट कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है. ओवरलैपिंग आईओ ऑपरेशन फॉर वन जॉब विथ प्रोसेसर ऑपरेटर फॉर अनदर जॉब. तो लेकिन इसमें जो है इसके डिसएडवांटेजेस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेस. इसमें टाइम टेकिंग हो जाता है कि हमको डिवाइड करना है. तो बैच बनाने में वो भी एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है. और जहाँ पे यदि मल्टीपल यूजर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इसमें आइडल टाइम हो जाता है. आइडल टाइम कम होता है बैच सिस्टम में. इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम. ठीक है. और डिसएडवांटेजेस में ये होगा कि द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन द बैच सिस्टम. ठीक है, तो ये पहले एक एक्स्ट्रा बैच बनाने का काम उसको ऑपरेटर को पता होना चाहिए. इट इज़ हार्ड टू डिबग. इसमें डिबग करना मतलब यदि कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है और हमारा सिस्टम जो है हैंग हो सकता है इन दैट सिस्टम. इट इज़ समटाइम कॉस्टली होता है. इन द अदर जॉब विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम if any job fails. Example of batch system, payroll system and banking statements. Now multi-programming. अब बैच सिस्टम में भी क्या होता है कि जैसे कि एक बैच आया, एक जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहा है, ठीक है, उसने CPU वर्क कर रहा है, मतलब CPU टाइम यूटिलाइज हो रहा है. अब कुछ समय के बाद हमको कुछ इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, तो वो कहाँ पर चला जाएगा, इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा. उस टाइम में हमारा CPU क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा. और जब तक इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट नहीं होता है, वो जैसे ही वापस आएगा फिर CPU का अपना काम चालू होता है. तो क्या होता है, जो बैच सिस्टम है उसमें मैक्सिमम टाइम में हमारा जो CPU है वो आइडल रहता है, उसका आइडल टाइम ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, और हमारा मोटिवेशन कि हमारा जो हमको ये रिक्वायर होता है, ये नीड होती है कि हमको CPU यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करना है. ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए एक मल्टी प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम वर्क करेंगे. इसके नाम से ये क्लियर है. तो मल्टी प्रोग्रामिंग, वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम ऑन द सिस्टम एट अ टाइम. एंड इन द मल्टी प्रोग्रामिंग द CPU विल नेवर गेट आइडल. इसमें जो है CPU का आइडल टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस होता है. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वी कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम ऑन द सिस्टम. एंड व्हेन we are working with the program then we can also submit the second or another program. ठीक है, तो इसमें ये चीज़ यही बोल रहा है कि यदि एक प्रोग्राम आया, ठीक है, उसको CPU के लिए वो बाहर चला गया, हमारा इनपुट आउटपुट के लिए वो बाहर चला गया. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि हमको चाहिए हमारा जो CPU खाली है, तो चलो दूसरा जो जॉब है वो अपना काम कर लेगा जब तक कि वो पहला वापस नहीं आता. और जैसे ही पहला वापस आएगा तो वो जो है दूसरा चला गया. तो इस तरीके से जो है मैनेज होता है. ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है. इसको डायग्राम से हम देखेंगे. देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा टाइमलाइन दिखा रहा है. सपोज कि इस पर्टिकुलर टाइम में जॉब ए रन कर रहा है. ठीक है, और इस टाइम के बाद उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई, तो वो IO के लिए चला गया और हमारा CPU आइडल हो गया है, इसलिए जॉब बी आ गया रनिंग में. ठीक है, तो ये रनिंग हो रहा है. और अगेन जॉब बी आउटपुट IO के लिए चला गया, तो जॉब सी आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से जो है CPU कोई भी प्रोग्राम हमारा IO और CPU बॉन्ड, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो उस कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज किया जाता है. तो ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन है, यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर ओवरऑल यूटिलाइजेशन बहुत ही मीन्स हमारा 80% 90% यूटिलाइजेशन हुआ CPU का. ठीक है, और सपोज ये यदि हम इस जॉब ए के लिए बात करें, तो जॉब ए के लिए यदि हम पूरे इस पॉइंट से
आप यदि देख पा रहे होंगे इस पॉइंट से यदि इस पॉइंट तक देखें तो ये ओनली यहाँ पर और यहाँ पर इन दो जगह पर ही रनिंग स्टेट में आया है और इन दो जगह में मैक्सिमम टाइम हो वो IO में गया। ठीक है, तो यदि जॉब ए को अकेला यदि हम चलाते तो आपका 80% या 60% जो पोर्शन है CPU का वो इनपुट आउटपुट में वेस्ट होता। ठीक है, तो यही चीज़ यही मोटो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कि हम CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकें। सो नाउ और इसके देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। इट नेवर यूज़ एनी कार्ड, इसमें कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है अब तक, जो कि बैच में कार्ड होता था, एक जगह बैच कार्ड में जो है सारे जॉब इकट्ठा होता था और फिर डिवाइड होता था, ये चीज़ नहीं होती है बिकॉज द प्रोसेसर इज़ एंटर्ड ऑन द स्पॉट बाय द यूज़र। ठीक है, यहाँ पे जो है जॉब ऑन द स्पॉट जो है एंटर हो रहे हैं, बट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो यूजेज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एलोकेशन और डी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है कि किसको मीन्स यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है कि किस प्रोसेस को हमको अलाउ करना है CPU में और किसको वेट कराना है, या यहाँ पर ही पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आता है। तो इट मीन्स ही विल प्रोवाइड द मेमोरी स्पेस टू ऑल द रनिंग एंड ऑल द वेटिंग प्रोसेसेस। तो इसका ये मोटिव रहता है कि सभी को रनिंग और वेटिंग का अलॉटमेंट होगा। देयर मस्ट बी द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द रनिंग जॉब्स। तो यही मैनेजमेंट होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में कि जहाँ जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग। इसमें जैसे नाम से आप समझ रहे हैं टाइम शेयर। ठीक है, तो जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं मल्टीपल प्रोसेसेस रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइम बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी कितने भी टाइम कर सकता है। लेकिन टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हर एक टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी जाती है, उस टाइम लिमिट में वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। ठीक है, तो ये एक टाइम लिमिट दी जाती है। दिस सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग बोथ आर द सेम। द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर और फ्रॉम डिफरेंट यूजर ऑल्सो। इसमें सिंगल यूजर भी वर्क कर सकता है, डिफरेंट यूजर भी वर्क कर सकता है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। इसमें एक इस जिसको जो टाइम स्लाइस या टाइम जो अलाउड किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को या प्रोसेस को, जॉब को, उसको क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, तो ये टाइम क्वांटम अलाउड किया जाता है। जैसे कि जैसे 10 जॉब आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 को 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा, 2-2 मिनट में सभी वर्क करेंगे। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ओवर द नेक्स्ट टास्क। जैसे कि 5 टास्क है, 5 को 2-2 सेकंड का टाइम में दिया गया है। पहला जॉब 2 सेकंड का वर्क करेगा, फिर जो है वो आउट हो जाएगा, फिर दूसरा टास्क जाएगा, वो 2 सेकंड का वर्क करेगा, फिर तीसरा, इस तरीके से जो है क्यों चलते रहता है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये जैसे वर्ड और ये 3 टास्क हैं, इसने तीनों को अलॉटमेंट दे दिया है, तो तीनों पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए यहाँ CPU में वर्क करेंगे। एडवांटेजेस क्या होगा, ईच टास्क गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा हो सकता है कि कुछ टास्क जो है बहुत टाइम तक जो है CPU में रहे या बहुत ज़्यादा देर तक वो इनपुट आउटपुट में रहे, तो यहाँ इक्वालिटी ऑफ द टाइम जो है वो नहीं हो पा रहा था मल्टी प्रोग्रामिंग में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर एक टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उनको टाइम स्लाइस इक्वल दी जाती है। लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल जो है लेस, इसमें डुप्लीकेशन कम होगा। CPU आइडल टाइम कैन बी रिड्यूसेस, इसमें आइडल टाइम रिड्यूस होगा। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आती है, इसमें रिलायबल नहीं है, मे बी पॉसिबल एरर आने के चांसेस रहते हैं। वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इट मे ऑकर. So this is all about this part 1 types of operating system. In the next video we will see what are the next other type of operating system. Thank you very much.